जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत आप अपने नर्सिंग क्लास एसएस नर्सिंग क्लासेस पे। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर नर्सिंग प्रोसेस फ्रॉम F4 एंड सेकंड। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो भी हम लोग वीडियोस बनाते हैं ये आपके जस्ट सिलेबस पे बेस्ड होता है। जो जो टॉपिक आपको आपके सिलेबस में पढ़ना है उन्हीं सभी टॉपिक्स को, उन्हीं सभी चैप्टर्स को हम लोग एसएस नर्सिंग चैनल के इन F1 क्लास में हम लोग अपलोड करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो लोग भी अभी नर्सिंग जिन्होंने पढ़ना शुरू किया है, ठीक है, और उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा कि हमको F1 में क्या पढ़ना है, और प्रॉपर अगर कहीं कहीं वीडियोस मिल भी रही हैं लेकिन प्रॉपर वीडियोस नहीं मिल रही हैं, काफ़ी छोड़ छोड़ की वीडियोस मिल रही हैं, तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है कि वो लोग प्रॉपर वन बाय वन सारे टॉपिक्स को देख सके, समझ सके। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि हम लोग एसएस नर्सिंग क्लासेस पे ऐसे वीडियोस डालें कि यहाँ पढ़ने के बाद आपको किसी और वीडियोस को देखने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, अब बात करते हैं जो हमारा नर्सिंग प्रोसेस वीडियो है, ठीक है, जो आज की जो हमारी क्लास है, ये इस क्लास को हम लोग फर्दर और 5 पार्ट में बनाएंगे जिससे आप सभी लोगों को हेल्प हो सके इस चैप्टर को अच्छे से समझने में। क्योंकि अगर अलग अलग बुक्स में देखो तो इनको अलग अलग 5 क्लासिफिकेशन में डिवाइड करके इस नर्सिंग प्रोसेस को बनाया गया है। तो मैं भी उसी तरह इस चैप्टर को उसी तरह मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। फर्दर अब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ जैसे नर्सिंग प्रोसेस की हम लोग बात करते हैं, लेट्स सी द डेफिनेशन, द व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नर्सिंग प्रोसेस इज ए सिस्टमैटिक द रैशनल मेथड ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग द इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर। देखो, कहने का क्या मतलब है कि नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक कहने का मतलब क्या हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक? सिस्टमैटिक कहने का तात्पर्य यह है कि जो नर्सिंग प्रोसेस है एक साइंटिफिक प्रोसेस है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। मतलब कि ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी कर दोगे। देर आर सर्टन स्टेप्स जो कि हम फर्दर वीडियो में आगे हम लोग बात करेंगे कि वो स्टेप्स क्या हैं। तो ये क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम लोग इसमें फॉलो करते हैं। किसमें? नर्सिंग प्रोसेस में। अगला क्या वर्ड कह रहे हैं कि रैशनल मेथड ऑफ प्लानिंग। रैशनल मेथड ऑफ प्लानिंग कहने का मतलब है कि जो कुछ भी आप करोगे उसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए और उसका आउटकम होना चाहिए। हवा में कुछ भी नहीं करना है। हाँ, पेशेंट आया, जख्मी है, चाहे जो भी हालत है, आपने कुछ भी कर दिया उसको, ठीक है, नहीं, उसका जो कंडीशन है उसको देखो, समझो, और जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, वो उसके लिए क्या बेनिफिशियल होना चाहिए। इट मीन्स उस रेशनल जो भी आपने किया उसका कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ आउटकम्स दिखना भी चाहिए। दैट इज द रैशनल मेथड ऑफ प्लानिंग। फिर क्या? प्रोवाइडिंग द इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर। देखो, अब ये क्या होगा, जब ये नर्सिंग प्रोसेस करने का मतलब क्या है कि आप हर एक पर्सन को क्या करो, एक अच्छी नर्सिंग केयर और क्वालिटेटिव नर्सिंग केयर आप दो। दिस इज द मेन एम ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। गॉट इट? देखो, नर्सेस फेसेस द एंडलेस एंड द वैरायटी ऑफ सिचुएशंस रिगार्डिंग क्लाइंट प्रॉब्लम्स, फैमिलीज, peer groups and the medical staffs. ठीक है, there are different situations and different problems, but by the different problems and situations nurses getting the or learning the new experience about the situations. But जैसे कि अब डिफरेंट सिचुएशंस है, डिफरेंट सिचुएशन आपके पास है। सिचुएशन लाइक बर्न पेशेंट हो, ठीक है, आरटी हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट हो, या किसी भी तरह का पेशेंट हो, ठीक है, हार्ट ब्लॉक का पेशेंट हो, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, कौन बताएगा, आपका दिमाग कैसे काम करेगा, आपका दिमाग किस सेक्टर में काम करना चाहिए और कैसे काम करेगा, और उस टाइम जो चीज़ काम करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। क्या कहते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग कहने का मतलब क्या कि आपका दिमाग कितना तेज़ी से और इफेक्टिवली काम करता है किसी भी डेंस और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में, और वही आपके एक्सपीरियंस को क्या करता है, बढ़ाता है। तो एक क्रिटिकल थिंकिंग को हम लोग जानते हैं क्योंकि एक आपका ये टॉपिक है जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो क्रिटिकल थिंकिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग एज रीजनेबल एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग दैट इज फोकस्ड अपॉन डिसाइडिंग व्हाट टू डू, बिलीव और डू। देखो, कहने का मतलब क्या है कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होना चाहिए। रीजनेबल तो आप समझ रहे होगे क्यों होना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कहने का मतलब है क्या कि आप चीज़ों को क्या करो, कनेक्ट करो, और तुरंत द फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में आपका दिमाग काम करना चाहिए। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या आपका दिमाग काम करना चाहिए, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होना चाहिए।
फ्रैक्शन आपने देखा, आपका दिमाग काम करना शुरू किया कि हाँ आपको क्या क्या एक्शंस लेने हैं। ये क्या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होना चाहिए, ठीक है। दैट इज फोकस्ड अपॉन डिसाइडिंग व्हाट डू बिलीव और डू, व्हाट डू बिलीव और डू, व्हाट डू बिलीव आप क्या जानते हो और डू आप क्या करते हो, ठीक है। व्हाट डू यू बिलीव आप क्या जानते हो और आप क्या, मीन्स टू से कि व्हाट इज आपका नॉलेज क्या है, आप किस बिलीव करते हो, आपका नॉलेज क्या है और आप उस नॉलेज को कैसे एक्शंस में ला रहे हो, ठीक है। वही यहाँ पे बात कर रहा है, ये फ्रीज हो गया ये व्हाट डू बिलीव और डू, आप क्या जानते हो, आपके पास कितनी नॉलेज आ रहा है, उसको कैसे एक्शन में ला रहा है, आप क्या वर्ड और डू आप क्या करते हो। नेक्स्ट ये किसने दिया था, नॉरिस इन 1989 में ये दिया हुआ है। देखो ये जो है आई क्लेमेंट की बुक से मैंने डेफिनेशन लिया है, ठीक है, आई क्लेमेंट की बुक का डेफिनेशन और ये वाला भी। अभी नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन क्या कर रहा है कि क्रिटिकल थिंकिंग इज ए कॉग्निटिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स वेइंग द एक्यूरेसी and logic of evidence and understanding of the natural valid inferences, abstractions and generalizations। देखो कहने का मतलब क्या बताता हूँ, देखो यहाँ पे एक वर्ड है क्या, कोग्निटिव थिंकिंग, ठीक है। जो बच्चे अभी साइकोलॉजी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, अगर थर्ड चैप्टर जिन्होंने कवर कर लिया होगा तो उनको पता होगा कोग्निटिव प्रोसेस क्या है। हाँ, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूँ कि कोग्निटिव प्रोसेस मतलब क्या होता है, कि कोग्निटिव प्रोसेस मतलब कि सोचने समझने की क्षमता, ठीक है, जैसे आप सोचते समझते हो और फिर आप एक्शन करते हो, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोग्निटिव प्रोसेस कहते हैं। वो एक्शंस किसी भी तरह कर सकते हैं, बोलना, चलना, हाथों हिलाना, गेस्चर, एनीथिंग, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, आपका दिमाग काम कर रहा है, सोचने समझने की क्षमता है आपके पास, दैट इज कॉल्ड कोग्निटिव प्रोसेस। तो क्या रहा है क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, कोग्निटिव प्रोसेस में कि सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्या कि जटिल समस्याओं में आप किस तरह से सोचते हो, जटिल समस्याओं में किस तरह से सोचते हो, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। और क्रिटिकल थिंकिंग सोचना मतलब क्या, कोग्निटिव प्रोसेस। ये क्या है, कोग्निटिव प्रोसेस है जो कि क्या इन्वॉल्व करता है कि कितना आप एक्यूरेसी काम कर रहे हो। जो आपको क्रिटिकल थिंकिंग आपको क्या देगा कि आप एक्यूरेटली काम करोगे, जल्दी जल्दी बात करोगे, एकदम क्रिटिकल थिंकिंग आपका काम करे तो आप क्या एक्यूरेटली वर्क करोगे। जो भी आप काम करोगे उसके पीछे देयर इज समथिंग लॉजिक बिहाइंड योर एक्शंस। उसके बाद क्या है कि आप जो आपका देखो वैलिड इन्फ्रेंसेस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वैध अनुमान, जो भी आप हाइपोथेसिस दे रहे हो, जो भी आप अनुमान लगाओ वो क्या होगा, उसका नेचर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। या आप उसका नेचर अच्छे से समझोगे, आप क्यों कर रहे हो भाई, ठीक है, जो भी आपको वैलिड होना चाहिए, ठीक है, जो भी आपने सोचा है। फिर क्या एब्स्ट्रैक्शंस, एब्स्ट्रैक्शन कहने का मतलब कि जो भी आपका जो कॉम्प्लेक्स जो सिचुएशन है आप उसको एकदम सिंप्लीफाई कर दोगे, क्या करोगे, सिंप्लीफाई करके। और जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन मतलब कि नहीं होता समानकरण, ठीक है, आप उसको नॉर्मलाइज करोगे। हाँ पेशेंट काफ़ी ज़्यादा हाइपर है, ठीक है, या काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिकली प्रॉब्लम में है, ठीक है, सफरिंग कर रहा है, तो आप उस चीज़ को कैसे नॉर्मलाइज करोगे, जनरलाइज करोगे, कैसे नॉर्मलाइज करोगे। गॉट इट, आपको समझ आया डेफिनेशन, दिस इज द मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन। और किसने दिया था, मिलर एंड मेलकॉम ने दिया था। किसने दिया था, मिलर एंड मेलकॉम ने दिया, मेलकॉम ने दिया था। दिस इज द टू डेफिनेशन। आप पीवी की बुक से भी डेफिनेशन उठा सकते हो या फर्दर क्वाइजर की बुक से भी डेफिनेशन उठा सकते हो। डेफिनेशन आप कहीं से भी उठा सकते हो, आप देख सकते हो, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा डेफिनेशन, इसलिए मैंने आपको बताया। सेकंड वाला और मस्त है समझने के लिए। अब देखो अगला टॉपिक क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। हमारे क्रिटिकल थिंकिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। लाइक नर्स और पेशेंट क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और हमको पेशेंट को क्या करना है कि एक क्वालिटी केयर देना है, तो उसके लिए हाँ ये क्रिटिकल थिंकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नर्सेस कैन फाइंड द प्रॉब्लम एक्यूरेटली एंड सेट रियलिस्टिक आउटकम्स। क्या कह रहा है कि जिन नर्सेस का जो दिमाग है अच्छे से काम करेगा, जो क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करना आएगा, ठीक है, तो ये कैसे हेल्प करेगा कि आप प्रॉब्लम्स को एक्यूरेटली फाइंड कर सको, ढूंढ सको कि व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम, ठीक है, और सेट रियलिस्टिक आउटकम्स। और हमको क्या देगा, आउटकम, रियलिस्टिक आउटकम्स देगा, ठीक है। देखिए अपने सिचुएशन देखा, आपने प्रॉब्लम फाइंड आउट किया और आपको क्या मिला, आपने उस प्रॉब्लम फाइंड आउट किया और आपने कुछ प्लानिंग की, इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, और आपको जैसा आपने सोचा था वैसे आपको आउटकम्स मिला। कब मिलेगा, जब आपका जो प्रॉब्लम आप जो फाइंड आउट करोगे वो एक्यूरेट होगा, तब आपको एक रियलिस्टिक आउटकम्स मिलेगा, ठीक है। आगे देखो, बाय यूजिंग द क्रिटिकल थिंकिंग शी कैन प्लान, इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएट क्वालिटी केयर। देखो जो मैंने बात कहा वही आ गया कि बाय यूजिंग द क्रिटिकल थिंकिंग नर्स क्या कर पाएगी, चीज़ों को प्लान कर पाएगी कि उसको क्या करना है, फिर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, फिर क्या इवेल्युएट, ठीक है, फिर उसको इवेल्युएट करेगी। और
द क्वालिटी केयर, कि हमने जो प्लान किया, जो इम्प्लीमेंट किया, वो कितना हद तक सही गया, उसका क्या आउटकम्स है, तो उसको क्या करेगी, एवेल्युएट करेगी, किसको, क्वालिटी केयर को। अगला क्या पॉइंट है, क्लाइंट एंड फैमिली डेवलप थिंकिंग स्किल्स फॉर देयर ओन यूज एट होम। हाँ, तो अब ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है, ये हमको पेशेंट को भी सिखाना होगा, बताना होगा, उसकी फैमिली को भी बतानी होगी कि हाँ, अगर कोई सिचुएशंस, वर्स्ट सिचुएशन आपके अगर घर पे आ जाए, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे। लाइक हार्ट पेशेंट रहता है, उसका हार्ट ब्लॉक होता है, हार्ट अटैक आता है, तो उस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा लोगों को तो ALS और BLS का ज्ञान होता नहीं है, ठीक है, कैसे CPR वगैरह देना है। तो हम पेशेंट के फैमिली को हम लोग बताते हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन आए तो आपका दिमाग कैसे काम करना चाहिए, आपको क्या क्या एक्शंस लेने हैं, ठीक है, कैसे आपको CPR देना है। क्यों, क्योंकि ये जो अगर वो लोग एक बार क्रिटिकल थिंकिंग समझ गए, ठीक है, कि हम मुझे क्या एक्शंस लेने हैं पर्टिकुलर सिचुएशन, तो ये चीज़ अपने घर पे भी वो लोग परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प द नर्सेज टू चूज द सॉल्यूशंस in different client care situations or identify the option which to choose। देखो, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे डिफरेंट पेशेंट आते हैं या आपके पास आपको देखने को मिले, तो उन सब की समस्या भी तो डिफरेंट होगी, ठीक है, और उसके क्रिटिकल थिंकिंग अगर आप करें तो आपके पास नंबर ऑफ नहीं होता, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस पता होंगे कि हाँ, मुझे क्या क्या करना है, ठीक है, एक डिफरेंट क्या क्या ऑप्शंस है जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको डिफरेंट आउटकम्स मिलेंगे, तो उन ऑप्शंस को आप चूज कर पाओगे जब आपका क्रिटिकल थिंकिंग आपका काम करेगा। तो फिर क्या कह रहा है, द क्रिटिकल थिंकिंग यूज्ड फॉर इफेक्टिव, क्रिएटिव एंड इफिशिएंट नर्सिंग केयर बिकॉज ऑफ ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हेल्थ केयर एंड डिमांड्स। देखो क्या कह रहा है कि बाय द फ्लो ऑफ टाइम, द डे बाय डे, जो हेल्थ केयर है वो क्या ग्रो करते जा रहा है, डे बाय डे हेल्थ केयर क्या है वो ग्रो करते जा रहा है, और इसके साथ मेडिकल सेक्टर्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। डिमांड लाइक कि एक क्वालिटी केयर चाहिए, ठीक है, क्वालिटी नर्सिंग केयर चाहिए, वो कैसे मिलेगी, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग कैसे हेल्प कर रहा है कि एक इफेक्टिव, एक अच्छी, बढ़िया आपको क्या है नर्सिंग केयर देगा, क्रिएटिव एंड एफिशिएंट, जिस चीज़ की नीडेड है, द थिंग विच इज़ नीडेड, उस चीज़ को कौन प्रोवाइड करता है, क्रिटिकल थिंकिंग एज ए नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर कैसी होगी, क्वालिटी नर्सिंग केयर। जब जो हम नर्सिंग केयर दे रहे हो इफेक्टिव है, क्रिएटिव है और एफिशिएंट है, जो चाहिए वैसी है, तो क्या होगी, क्वालिटी नर्सिंग केयर उसको हम लोग बोलेंगे। और ये किसकी वजह से भाई मुमकिन हो पा रहा है, तो क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से, कि आपका ब्रेन काम कर रहा है कि हमको सिचुएशन में कैसे काम कर रहा है, आपको प्रायोरिटी किस चीज़ को दे रहे हो, प्रायोरिटी आप किस चीज़ को दे रहे हो, तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सो राइट डाउन योर नोटबुक्स दोज हु वांट्स नोट्स। इन 1991 एक ब्रुकफील्ड करके पर्सन थे जिन्होंने कहा कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है इसका जो कोग्निटिव लेवल होता है वो काफ़ी हायर होता है, और इसी चीज़ को जानने और समझने के लिए उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग को 4 फेज में डिवाइड किया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, कि फेज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। तो सबसे पहला फेज क्या है, ट्रिगर इवेंट। ट्रिगर इवेंट कहने का मतलब क्या है कि कोई प्रॉब्लम है जो आपके पास आई है, ठीक है, और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो आपको देखना है, तो वो है ट्रिगर इवेंट। में कि इवेंट क्या है, इवेंट क्या, प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट क्या है, अप्रेजल ऑफ द सिचुएशन। अप्रेजल ऑफ द सिचुएशन का मतलब कि जो प्रॉब्लम आपके पास आई है, या जो पर्सन आपके पास आया है, उसको उसका सेल्फ एग्जामिनेशन करना, ठीक है, उसका क्या करना, सेल्फ एग्जामिनेशन करना, ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम और अच्छे से क्या फाइंड आउट हो सके। फिर क्या है, एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन कहने का मतलब क्या, ठीक है, न्यू आइडियाज़, ठीक है, जो प्रॉब्लम है उसको कैसे आप सॉल्व आउट करोगे, उसको कैसे सॉल्व करोगे, उसको कैसे रिजॉल्व करोगे, ठीक है, उसको कैसे उस पेशेंट को कैसे अप्रोच करोगे, ठीक है, ये कहाँ पे कौन से स्टेज में होगा, कौन से फेज में होगा, एक्सप्लोरेशन में होगा। नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन मतलब क्या कि जैसे कि आप हर चीज़ तो आप कर नहीं सकते ना, तो डिफरेंट मेडिकल स्टाफ से, ठीक है, कैसे आप इंटीग्रेट करो, कैसे आप मिलके कोलैबोरेटिव वर्क करोगे, ठीक है, या कैसे न्यू आइडियाज़ को या न्यू वेज को फाइंड आउट करके मिला के काम करोगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंटीग्रेशन। समझ गया। ये कब आया था भाई, तो 1991 में आया था। किसने दिया था भाई, तो ब्रूक फील्ड ने दिया था, याद रखना ये चीज़।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कम्पिटेंसी फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। क्या है, कम्पिटेंसी फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। तो कम्पिटेंसी मतलब क्या होता है, तो कम्पिटेंसी फॉर क्रिटिकल थिंकिंग रेफर्स टू ए एसेंशियल स्किल्स एंड एबिलिटी that enable the individual to think clearly, logically and independently। तो कहने का मतलब क्या है कि कंपिटेंसी फॉर क्रिटिकल थिंकिंग कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी स्किल्स है, एक ऐसी एबिलिटी है जो पर्सन को एनेबल करती है कि वो क्लियरली सोच सके, इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र होकर सोच सके और लॉजिकली सोच सके, कि उसके पीछे के तथ्य को वो जान सके, समझ सके। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्पिटेंसी ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। अब देखो ये इसमें क्या क्या आते हैं, इट इन्वॉल्व्स लाइक एनालाइसिस, ठीक है, एनालाइज, ठीक है, चीज़ों को कैसे एनालाइज करोगे, ठीक है, एनालिसिस, ठीक है, लाइक ब्रेकिंग डाउन द इंफॉर्मेशन लॉजिकली। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसको आप एनालाइज करोगे, उसको ब्रेक डाउन करोगे, उसके तथ्य बाय तथ्य, मीन्स टू से कि लॉजिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इंटरप्रिटेशन कहने का मतलब है क्या, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग मीनिंग, ठीक है, आप उस चीज़ को समझो और अच्छे से सिंप्लीफाई करके उसको एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट क्या है, इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस मैंने पहले भी बताया है, इन्फ्रेंस मतलब क्या है, ड्रॉइंग लॉजिकली कंक्लूजन, ठीक है, आप एक वैलिड अनुमान लगाओगे, ठीक है, एक उसका जो कंक्लूजन है उस चीज़ का वैलिड कंक्लूजन निकालोगे, उसी को कह रहा है कि ड्रॉइंग लॉजिकली कंक्लूजन। फिर क्या है, इवेल्युएशन, असेसिंग द क्रेडिबिलिटी एंड आर्गूमेंट स्ट्रेंथ, ठीक है, हम क्या करेंगे, जो जिस चीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें कितना दम है, जो चीज़ हमने किया वो सही किया कि नहीं किया, उसको हम असेस करेंगे और क्रेडिबिलिटी, उसकी तथ्यता को, उसकी सत्यता को हम लोग जानेंगे। अगला क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्विंग द इशू, ठीक है, हम प्रॉब्लम को क्या करेंगे, जानेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिसीजन मेकिंग क्या, चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। डिफरेंट जो क्रिटिकल थिंग माइंडेड होगा, ठीक है, उसको डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट थिंग्स दिमाग में आ रही होंगी, तो उसमें से बेस्ट क्या होगा पर्सन की सिचुएशन के हिसाब से उस चीज़ को चूज करना, उसी चीज़ को कह रहा है डिसीजन मेकिंग कह रहा है। फिर कम्युनिकेशन, सारी चीज़ें होने के बाद, ठीक है, आप पेशेंट से कितनी अच्छे से इफेक्टिवली क्लियरली उसके भाषा में कैसे आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, आप अपने फीलिंग्स को, अपने जो आप समझाना चाहते हो उसको समझा पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो ये था कम्पिटेंसी। अब हम लोग एटीट्यूड की बात करते हैं, एटीट्यूड फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, कि आपका कैसा एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, इफ़ यू आर ए नर्स, इफ़ यू आर मेडिकल वर्कर, तो आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स द पेशेंट कैसा होना चाहिए, आपका एटीट्यूड कैसा होगा। तो पहला क्या है, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। क्या है, पहला क्या है, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी मतलब क्या होता है, नोइंग एंड एडमिटिंग द लिमिट ऑफ ऑन नॉलेज। देखो, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी मतलब क्या है, मतलब कि आप अपने जो आपको नॉलेज है, ठीक है, कितना नॉलेज, आप कितने पानी में हो, ये आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो और एडमिट, और आप ये स्वीकार भी करो कि हाँ मुझे जितना पता होना चाहिए उतना पता नहीं है। देखो, एज ए मेडिकल वर्कर, ठीक है, मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो सब कुछ नहीं पता होता। ठीक है, माना कि आपको बहुत कुछ पता है, बट समथिंग यू लैक, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ ऐसा है जो नहीं जानते होगे। ठीक है, मेडिकल इतना वास्ट है, आप कैसे सब कुछ जान जाओगे, कुछ ना कुछ तो छूट रहा होगा। ठीक है, या कुछ ना कुछ आपको मे बी नहीं पता होगा। ठीक है, तो उस चीज़ को स्वीकार भी करने के, हाँ भाई मुझे कुछ चीज़ नहीं पता। फॉर एग्जांपल, अगर आपको वेंटिलेशन के बारे में नहीं पता, ठीक है, आपको पेशेंट को कैसे वेंट पे चढ़ाना है आपको नहीं पता, ठीक है, और आप कहोगे ना जैसे तैसे मैं कर ही दूंगा, मुझे सब पता है, तो पेशेंट के साथ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को मानो कि आपको वेंट पे पेशेंट को चढ़ाना नहीं है, आपको वेंटिलेटर के बारे में नहीं पता, तो उस केस में आप क्या करोगे, अपने मेंटर के, अपने सीनियर की क्या करोगे, हेल्प लोगे, जिसको इसके बारे में पता होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिद में आके कि भाई मैं कुछ भी कर सकता, मुझे सब कुछ पता है, भले आपको नहीं पता, आप ठीक है आप जान रहे हो, लेकिन आप उस चीज़ को मान नहीं रहे, आप उस चीज़ को एडमिट नहीं करो। ठीक है, तो ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना है। ये क्या है, एक फॉल्स एटीट्यूड है जो कि पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा मालफिशेंस है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। फिर क्या करें, इंटेलेक्चुअल करेज कहने का मतलब है कि एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू लिसन एंड
fairly evaluate the ideas and the viewpoint of other rather than the personal feeling. क्या कह रहा है कि देखो, एक इफ आप जैसे आप मेडिकल वर्कर हो, ठीक है, तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए कि एक ऐसी एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि आप दूसरे की बातों को, दूसरे की बातें कहने मतलब कि पेशेंट की बातों को अच्छे से सुनो, ठीक है, और उस बातों को क्या फेयरली एवेल्युएट करो, असेस करो, ठीक है। क्यों? मे बी आपको वो चीज़ नहीं पसंद होगी। क्या कह रहा है यहाँ पे कि देखो, एवेल्युएट द आइडियाज एंड द व्यू पॉइंट। पेशेंट का व्यू पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपका व्यू पॉइंट और पेशेंट का व्यू पॉइंट मैच करे, ठीक है। हाँ, मे बी उसको कोई चीज़ पसंद है बट आपको नहीं पसंद, तो अपनी विचारधारा को, अपने पर्सनल फीलिंग्स को उसके ऊपर थोपना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई कॉलेज चला रहे हो, ठीक है, और आपको वेस्टर्न कल्चर नहीं पसंद है, लेकिन वहाँ पे अगर ड्रेसेस जो है, सभी लोगों को वेस्टर्न कल्चर के ड्रेसेस पसंद है, ठीक है, तो आप अपनी विचारधारा उन लोगों पे नहीं थोप सकते। आप क्या करोगे, सभी लोगों से राय विमर्श करोगे, जो भी आपके स्टाफ्स होंगे, स्टूडेंट्स, सीनियर स्टूडेंट्स होंगे, उनसे क्या करोगे, आप राय विमर्श करोगे और आप कंक्लूजन पे आओगे और उनकी बातों, अपनी बातों को साइड करके उनकी जो पर्सनल फीलिंग्स होगी, उनके जो व्यू पॉइंट होंगे, उनको एसेस करके फेयरली इवेल्युएट करके कि हाँ नहीं, कि ठीक है, मैं भी गलत हूँ, वो लोग सही हैं, क्योंकि उन ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट ऐसा है, तो मुझे उस तरह के ड्रेसेस को कॉलेज में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। आप क्या करो, दूसरे के फीलिंग्स को, व्यू पॉइंट को आप रिस्पेक्ट करोगे, अपने फीलिंग्स को छोड़ के। मे भी आपको नहीं पसंद लेकिन सबको पसंद हो, है ना, ये चीज़ होता है। क्या इंटेलेक्चुअल करेज, आपको बस इतना करेज होना चाहिए कि आप अपने फीलिंग्स को दबा के, ठीक है, हाँ मुझे नहीं पसंद, मेरे दूसरे को पसंद है, तो आप उसको क्या करोगे, स्वीकार करोगे, ठीक है। आगे क्या है, इंटेलेक्चुअल एम्पैथी। इंटेलेक्चुअल एम्पैथी कहने का मतलब कि प्लेसिंग आर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड द fully be fully imagining fully be imagine। देखो, कहने का मतलब क्या है कि एम्पैथी, देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी। सिंपैथी मतलब क्या कि हम आपके दुख में शामिल हैं, एम्पैथी मतलब क्या कि मैं आपको दुख समझ रहा हूँ, समझ रहे हो। सिंपैथी मतलब क्या कि मैं आपके दुख में शामिल हूँ, और एम्पैथी मतलब क्या कि मैं आपका दुख समझ रहा हूँ। सेम वही चीज़ करें, इंटेलेक्चुअल एम्पैथी मैं कि आप अपने आप को पेशेंट की जगह पे रख के इसको समझ सकते हो कि हाँ भाई, पेशेंट को किस तरह फील हो रहा होगा। लाइक पेशेंट आईएम से डर रहा है, ठीक है, तो आप अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखो कि हाँ भाई, अगर मैं भी आईएम लूँगा तो मुझे भी इतना दर्द होगा, ठीक है। आप पेशेंट को और अच्छे से क्या करोगे, कंसोल कर पाओगे। ये अगर आप ऐसा अपने अंदर ऐसा एटीट्यूड लाओगे तो राइट डाउन योर नोटबुक्स। आगे हम लोग और बात करते हैं एटीट्यूड के बारे में। अगला फोर्थ पॉइंट क्या है, इंटेलेक्चुअल ऑफ इंटीग्रिटी। इंटेलेक्चुअल ऑफ इंटीग्रिटी कहने का मतलब है क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग ए स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। एक तो आप ईमानदार होने चाहिए, दूसरे के होने चाहिए आपका जो सिद्धांत है, मोरल वैल्यूज है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि किसी के भी नेगेटिव और पॉजिटिव परसेप्शन को आप क्या कर सको, कंपेरिजन कर सको, और अपने आप को भी उस मापदंड पे रख के अपने आप को भी क्या कर सको, कंपेरिजन कर सको। तो ऐसा आपका स्वभाव होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इंटेलेक्चुअल ऑफ परसिवियरेंस। इंटेलेक्चुअल ऑफ परसिवियरेंस, इसका क्या मतलब कि इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड फ्रस्ट्रेशन एंड डिफिकल्टीज शी स्ट्राइव फॉर ट्रूथ एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखो, यहाँ क्या कहने का मतलब है कि आप भले कैसी भी सिचुएशन हो, आप कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट क्यों ना हो, लेकिन आप वही काम करोगे जो सही होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई वीआईपी पेशेंट है, ठीक है, वार्ड में है, या उनको अपने कोई रूम दिया हुआ है, और उनसे मिलने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग बार बार रिपीटेडली आते जा रहे हैं, ठीक है, और आप रोकने की कोशिश करो लेकिन वो रुक नहीं, लेकिन फिर भी आपका ये कर्तव्य है कि ऐसे सबको नहीं छोड़ नहीं देना है कि हाँ जाइए मिलते रहिए। इससे क्या होगा कि मे बी देयर इज ए मैक्सिमम चांस ऑफ इन्फेक्शन, मे बी इससे क्या होगा, पेशेंट को इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इसलिए हम लोग लिमिट करते कि ठीक है, आपको मिलना है तो एक पर्टिकुलर टाइम देते कि इस टाइम पे आके आप मिल सकते हो, ये एक टाइम पे एक आदमी से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या, आपकी ड्यूटी है कि भले आपका सिचुएशन कितने भी आपके विपरीत हो, ठीक है, या यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि आप चाहे कितने भी फ्रस्ट्रेटेड हो, कितने भी डिफ़िकल्टीज आपके पास आए, लेकिन आप क्या करोगे, चीज़ों को साइड करके
आप सच्चाई को, ट्रूथफुलनेस को देखोगे, समझोगे और जो आपकी ड्यूटी है उसको परफॉर्म करोगे। इज इट ओके? आगे देखो, अगला क्या है कि फेथ इन रीजन। फेथ इन रीजन कहने का मतलब कि बिलीविंग इन द रैशनल ऑफ एवरी नर्सिंग एक्टिविटी। रैशनल क्यों भाई? रैशनल क्यों, रीजनेबल क्यों कह रहा है? क्योंकि देखो आज सामने वाला पेशेंट या पेशेंट की फैमिली ऐसा नहीं कि बेवकूफ़ होगी, ठीक। आजकल हमारे पास इंटरनेट की सुविधा है, सब लोग सब कुछ जानते हैं, या जो लोग नहीं जानते वो इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं। तो अगर आप कुछ भी ऐसा इर्रिलेवेंट थिंग कर रहे हो पेशेंट के साथ, परफॉर्म कर रहे हो जिसका कोई रैशनल नहीं है, कोई कॉज नहीं है, कोई आउटकम्स अच्छा नहीं आ रहा, तो पेशेंट और पेशेंट की फैमिली जल्दी इस चीज़ को जान जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए कि फेथ इन रीज़न। आप रैशनल जो भी काम करोगे उसका कुछ ना कुछ रैशनल होना चाहिए। आपने क्यों किया, वाई, उसका कुछ ना कुछ रैशनल होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्या है कि इंटेलेक्चुअल सेंस ऑफ जस्टिस। इंटेलेक्चुअल सेंस ऑफ जस्टिस कहने का मतलब क्या? इम्पार्शियल वाइल एज्यूमिंग द व्यू पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, व्यू पॉइंट्स ऑफ प्रॉब्लम्स के मतलब कि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम्स बता रहा है, ठीक है, उसका व्यू पॉइंट क्या है, या आपके जो फ्रेंड्स है, ठीक है, वो क्या अपना व्यू पॉइंट्स दे रहे हैं, जो कलीग्स वगैरह हैं आपके मेडिकल सेक्टर में वो अपना व्यू पॉइंट्स क्या दे रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ों को सबको क्या करना है, सुनना है, ठीक है, और इम्पार्शियल नहीं करना है कि हाँ भाई ये मेरा दोस्त है, ये बोला हम वही कर देते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम को देखना है, समझना है, पेशेंट की बातों को समझ, व्यू पॉइंट को समझना है, जो आपके मेडिकल फ्रेंड्स जो बोल रहे हैं उनके बातों को सुना। अगर वो बातें आपको काम की नहीं लगती उसको इग्नोर करो, अगर वो काम की नहीं लगती तब इग्नोर करो, ठीक है। और क्या कह रहा है कि गिव वेटेज इक्वली टू द एवरीवन्स व्यू। लेकिन आप सबके व्यू को क्या करोगे, इक्वली ध्यान दो कि हाँ आप क्या करो, आप क्या करो, लेकिन जो सही होगा हम वही करेंगे। दिस इज द क्या, इंटेलेक्चुअल सेंस ऑफ जस्टिस। आप सब चीज़ों को सुन तो रहे हो, जान भी रहे हो, ठीक है, भाव भी दे रहे हो, लेकिन वही कर रहे हो जो सही है, सेंस ऑफ जस्टिस। तो ये था हमारा क्रिटिकल थिंकिंग के कुछ पार्ट्स जो कि हमको पढ़ने थे। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा क्या, नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस के जैसे कि डेफिनेशन मैंने पहले भी बता दिया है, तो एक बार और देख लो कि इट इज़ ए सेट ऑफ एक्शंस यूज टू डिटरमाइन, प्लान, इम्प्लीमेंट एंड इवेलुएट द नर्सिंग केयर। सेम वही चीज़ है, तो अलग ढंग से लिखा है क्या कि एक सेट ऑफ एक्शंस है, कौन, नर्सिंग प्रोसेस, जहाँ पे पेशेंट की हेल्थ को क्या, प्रॉब्लम को क्या डिटरमाइन करते हो, फिर प्लान करते हो, फिर इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक, फिर इवेलुएट नर्सिंग केयर। जो हमने जो भी किया, प्लान किया, इवेलुएट किया, इम्प्लीमेंट किया, तो वो उसका आउटकम्स क्या है उसको एसेस करोगे, इवेलुएट करोगे नर्सिंग केयर को। अब हमारा क्या कह रहा है कि पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, कि नर्सिंग प्रोसेस का पर्पस क्या है। हर चीज़ का कुछ ना कुछ पर्पस होता है, तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले जो पर्पस है, अगर मेन पर्पस की बात करो, ये नर्स को हेल्प करता है कि एक अच्छी, बेटर और क्वालिटेटिव नर्सिंग केयर हम लोग पेशेंट को दे सकें। नेक्स्ट क्या है कि टू हेल्प द पेशेंट इन मेंटेनिंग हेल्थ। पहला क्या कि हम नर्सिंग प्रोसेस क्या करेगा कि पेशेंट को बढ़िया हेल्थ मेंटेन करने में हेल्प करेगा। मीन्स जैसे कि जो उसका हेल्थ डाउन हो चुका है तो हम उसको क्या करेंगे, वापस से गेन करने में मदद करेंगे। फिर टू प्रोटेक्ट क्लाइंट फ्रॉम इलनेस। नर्सिंग प्रोसेस क्या करेगा कि क्लाइंट को, मीन्स जैसे पेशेंट को इलनेस से बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, उसका हेल्थ स्टेटस और क्या करेंगे, बेटर करेंगे। नेक्स्ट क्या है, टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल प्रॉब्लम। जो पेशेंट का जो एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम है वो हम किसके द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं, नर्सिंग प्रोसेस के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे, इसके सर्टेन स्टेप्स हैं। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन प्रायोरिटीज। ठीक है, हम प्रायोरिटीज को सबसे पहले देंगे। तो अगर कोई पेशेंट के साथ 3-4 प्रॉब्लम है, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल RT है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कोई पेशेंट आपके पास आया है, तो उसमें आप देखोगे वर्स्ट कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले देखोगे कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उस ब्लीडिंग को आपको क्या है, कंट्रोल करना। अगर सबसे पहले अगर उस ब्लीडिंग को आप कंट्रोल नहीं करते हो, ठीक, तो 100 का कंडीशन आ सकता है। तो ऐसे आपको प्रायोरिटी चेक करना है कि आपको सबसे पहले कौन से स्टेप्स लेने हैं। नेक्स्ट, टू इनिशिएट और एस्टेब्लिश द प्लान फॉर मीटिंग द आइडेंटिफाइड नीड। ठीक, आप क्या करोगे, इनिशिएट, जो भी आपका प्रोसेस होगा वो आपको अगर इनिशिएट करोगे, स्टेब्लिश करोगे अपने प्लान को, ठीक है, जो प्रॉब्लम की नीड्स उसको फुलफिल करने के लिए। टू डिलीवर
द स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन। जब आप अपना नर्सिंग प्रोसेस इनिशिएट कर दोगे, ठीक है, तो अब आप प्लान कर चुके हो कि आपको क्या पेशेंट के साथ करना है, आप स्टेब्लिश करने जा रहे हो, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक इंटरवेंशन, ऐसा तो नहीं कि हर किसी पे एक ही इंटरवेंशन करते चलोगे, नहीं ना। हाँ, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इंटरवेंशन होगा। तो वही कह रहा है कि इट डिलीवर्स द स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन। तो अलग अलग पेशेंट के अलग अलग स्पेसिफिक इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन होंगे। तो टू इवेलुएट इफेक्टिवनेस ऑफ द केयर प्रोवाइडेड, ठीक है, आपके ये क्या करता है, नर्सिंग प्रोसेस क्या करता है कि जो भी आप नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो उसके इफेक्टिवनेस को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। उसके इफेक्टिवनेस को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है ना। टू प्रमोट रिकवरी फ्रॉम इलनेस। और नर्सिंग प्रोसेस क्या करता है कि पेशेंट को जल्दी से रिकवर फ्रॉम इलनेस, मतलब रिकवरी में हेल्प करता है कि वहाँ पेशेंट जो हमारा है, जो प्रॉब्लम लेके आया, वो जल्दी से जल्दी क्या हो सके, रिकवर हो सके। सो दोज हु वांट्स नोट्स जस्ट राइट ऑन योर नोटबुक्स। लेट्स टॉक अबाउट द करेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस की करेक्टरिस्टिक क्या है। तो पहला क्या है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस क्या है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड प्रोसेस है। कैसे, मीन्स है कि हम नर्सिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते हैं। मेन हमारा फोकस किस पे, तो प्रॉब्लम में, कि पेशेंट किस प्रॉब्लम को लेकर हमारे पास आया है और उसको हमको कैसे सॉल्व आउट करें। हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जो पोटेंशियल प्रॉब्लम होता है, हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या क्या कहा गया है कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड प्रोसेस क्या है, करेक्टरिस्टिक है नर्सिंग प्रोसेस का। जो मैं बातें बोल रहा हूँ आप लोग उसको लिखना, ऐसा नहीं कि ये लिख के छोड़ देना, नहीं, जो मैं वर्ड्स भी बोल रहा हूँ उसको भी लिखते जाना। नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रोसेस। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रोसेस कहने का मतलब क्या, कि जो भी आप इंफॉर्मेशन इसमें गैदर्ड करोगे, ठीक है, कलेक्ट करोगे, वो आपकी सिटी में, दूसरे सिटी में, इवन वर्ल्ड वाइड वो एप्लीकेबल होगा, उसको माना जाएगा। कि ऐसा नहीं है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन गैदर किया है वो बस आपकी सिटी तक ही सीमित है, दूसरी सिटी में जाएगा तो चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यूनिवर्सली कहने का मतलब कि पूरे वर्ल्ड वाइड वो क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। नेक्स्ट क्या है, साइक्लिक और डायनेमिक प्रोसेस। पहले हम लोग साइक्लिक की बात करते हैं कि साइक्लिक मतलब क्या है। साइक्लिक मतलब क्या होता है, गोल, सर्कल, ठीक है। तो नर्सिंग प्रोसेस क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कि हमेशा एक दूसरे को फॉलो करते रहता है। ऐसा नहीं कि बीच में से कोई स्टेप छोड़ दिया जाए। अगर कोई 5 स्टेप, जैसे कि यहाँ पे हमने 5 स्टेप लिखे हैं, तो साइक्लिक मतलब क्या, इन 5 स्टेप्स को क्या करेगा, फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा, लाइक असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्युएशन, फिर ये क्या एक साइकिल बन गया, क्या बन गया, एक साइकिल बन गया। तो इस चीज़ को हमेशा क्या करेगा, फॉलो करेगा, तो ये साइक्लिक हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, डायनेमिक प्रोसेस भी। अब डायनेमिक प्रोसेस कैसे है, डायनेमिक प्रोसेस कैसे है, तो जैसे कि जो भी आप इसमें डाटा कलेक्ट करोगे, ठीक है, या तो वो सब्जेक्टिव होगा या वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। या तो सब्जेक्टिव होगा या तो वो ऑब्जेक्टिव होगा। अब किससे ये सब डाटा कलेक्ट करोगे, पेशेंट से कलेक्ट करोगे। पेशेंट से कलेक्ट करोगे तो ये चीज़ें क्या हो सकती है, फर्दर आगे चल के चेंज हो सकती हैं। तो इसलिए क्या है कि साइक्लिक तो हम प्रोसेस को फॉलो तो करेंगे, लेकिन डायनेमिक भी है। डायनेमिक क्यों है, क्योंकि इसमें चीज़ें आगे चल के चेंज हो सकती हैं। आगे इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव प्रोसेस। इंटरपर्सनल कोलैबोरेटिव करने का मतलब क्या है कि जो नर्सिस है वो अकेले ही सारे काम को हैंडल नहीं कर सकते। इसमें हमको अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग चाहिए, लाइक फिजिशियन चाहिए, डॉक्टर तो चाहिए ना, फिर आप हो गए नर्सिस हैं, फिर उसके बाद क्या फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, ओटी असिस्टेंट होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके कोलैबोरेटिव अप्रोच से हम पेशेंट को क्या करते हैं, पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए क्या कह रहा है कि इंटरपर्सनल और कोलैबोरेटिव प्रोसेस है ये। आगे देखो, इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी एंड डिजाइनिंग। देखो नर्सिंग प्रोसेस क्या है कि हम पेशेंट्स की कंडीशंस को देख के नर्सिंग प्रोसेस को डिज़ाइन करते हैं कि हमको इसके साथ क्या क्या करना है। नर्सिंग प्रोसेस हम उसको असेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम उसकी कंडीशन को देखते हैं कि हाँ पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, उसकी हेल्थ स्टेटस क्या है, उसकी फैमिली में कैसे लोग हैं, वो क्या मैनेज कर सकते हैं, क्या सब चीज़ करें। तो ये क्या क्रिएटिविटी प्रोसेस है। हम इसमें एक न्यू वे को डिज़ाइन करते हैं कि आप पेशेंट को हम कैसे फर्दर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। इसलिए कह रहे क्रिएटिविटी एंड डिज़ाइनिंग। हम अपने पेशेंट्स की कंडीशन के अनुसार से चीज़ों को क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उसके ट्रीटमेंट को डिज़ाइन करेंगे। नाउ
इट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड कहने का मतलब क्या है कि हमको गोल मतलब हमारा क्या है कि पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को हमको क्या करना है, अच्छा करना है। टू प्रमोट, तो गोल क्या हो जाएगा, टू प्रमोट हेल्थ फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम इलनेस एंड रिकवरी ऑफ हेल्थ। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा गोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ओपन एंड फ्लेक्सिबल। ओपन एंड फ्लेक्सिबल, ओपन एंड फ्लेक्सिबल कहने का मतलब क्या है कि हम जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हो डायरेक्ट किससे करें, पेशेंट से करें, सब कुछ ओपनली हो रहा है, कुछ छुपा के नहीं। क्या है, ओपन, ओपन टॉक हो रहा है। और फ्लेक्सिबल क्या है, फ्लेक्सिबल मीन्स टू से कि चेंजेबल है। जैसे फर्दर आगे चल के पेशेंट को कोई और बीमारी होती है तो ये चीज़ें क्या होंगी, इन्फॉर्मेशन बदल जाएगा। या पेशेंट की जो प्रॉब्लम है अगर वो सॉल्व आउट होती है, रिजॉल्व होती है, तब भी उसकी नीड बदलेगी। तो और क्या होगा, तो ये चीज़ें क्या है, फ्लेक्सिबल है, ओपन एंड फ्लेक्सिबल। आगे क्या कह रहा है कि क्लाइंट ओरिएंटेड एंड इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच। क्लाइंट ओरिएंटेड कहने का मतलब इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच, तो आप समझ रहे हो कि पर्टिकुलर हम हर एक पेशेंट को पर्टिकुलर स्पेसिफिक नर्सिंग केयर देंगे। लेकिन क्लाइंट ओरिएंटेड यहाँ कहने का मतलब क्या है कि ये क्लाइंट के ओरिएंटेड होना चाहिए। पेशेंट को जो नीड है, पेशेंट की जो ज़रूरत है, हम उसको मद्देनजर रखते हुए नर्सिंग केयर को देंगे। ऐसा नहीं है कि जो आपका मन करेगा आप वही करोगे, नहीं। पेशेंट्स की नीड्स को देखना है, पेशेंट्स की प्रॉब्लम को देखना है, ठीक है, तब उसके हिसाब से आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि अभी मेरा मन नहीं तो मैं काम नहीं करूँ, नहीं। अगर पेशेंट नीडेड योर हेल्प तो आपको उसको हेल्प करनी है। दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्लाइंट ओरिएंटेड। अब क्या, सिस्टमेटिक एंड प्लान्ड अप्रोच। सिस्टमेटिक कहने का मतलब क्या है, सिस्टमेटिक कहने का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस क्या है कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने पहले बताया स्टार्टिंग में, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी इसमें से जो एक स्टेप स्किप करो, ओमिट करो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या करना है कि सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, तभी जाके नर्सिंग प्रोसेस सफल हो पाएगा। दूसरा वर्ड क्या कह रहा है कि प्लान्ड अप्रोच। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो भी हम सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करें तो ये प्लान्ड होता है, या हमको क्या करना है, हमको क्या एक्शन लेना है, वो सारी चीज़ें क्या होती है, प्लान्ड होती हैं। नेक्स्ट क्या करें, एम्फसाइज ऑन फीडबैक। एम्फसाइज ऑफ फीडबैक कहने का मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक पे काम करेगा, ठीक है। लाइक अगर आपको पेशेंट से अगर पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, इट मीन्स कि आपने जो वर्क किया, जो आपने एक्टिविटीज़ किया वो सही की हैं, एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा और पेशेंट की जो हेल्थ हो उसमें रिकवरी होगी। लेकिन अगर आपको नेगेटिव फीडबैक मिलता है, पेशेंट की हेल्थ नहीं ठीक होती, तो आप दोबारा से क्या करोगे, नर्सिंग प्रोसेस को दोबारा से करोगे और प्रॉब्लम को दोबारा से फाइंड आउट करके रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे। दिस इज कॉल्ड एम्फसाइजेस ऑन फीडबैक। दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आएगा। जो जो मैंने बात बोली है उस चीज़ को लिखना, अगर कहीं छूट गया तो दोबारा वीडियो को पीछे करके आप लोग देख सकते हो। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है स्टेप्स इन नर्सिंग प्रोसेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी पूछता है। जो आपका सेकंड सेमेस्टर का पेपर होगा उसमें ये आएगा ही आएगा, ये बात मान के चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके नर्सिंग कैरियर में भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होना चाहिए। तो स्टेप्स इन नर्सिंग प्रोसेस क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप क्या है, असेसमेंट। पहला स्टेप क्या है, असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है, तो एनकाउंटरिंग ए प्रॉब्लम कलेक्टिंग डाटा। मतलब क्या कि असेसमेंट मतलब क्या कि पेशेंट को असेस करोगे, ठीक है, और प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो। प्रॉब्लम को फाइंड आउट कैसे करो, डाटा कलेक्शन, जो पेशेंट से आप पूछोगे, ठीक है, पेशेंट से पूछोगे और जो आपको लगेगा उस डाटा को आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे। मीन्स सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, डाटा को आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है। फर्दर दूसरा स्टेप क्या है, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होता है, तो एनालाइजिंग द डाटा टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। देखो, आपने सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव डाटा को कलेक्ट लिया, इट इज कॉल्ड व्हाट, असेसमेंट। आप क्या, आप डायग्नोस करोगे, एनालाइज जो भी आपका डाटा उसको क्या एनालाइज करोगे और पेशेंट से जो मेन प्रॉब्लम पेशेंट है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। दैट इज कॉल्ड व्हाट, द डायग्नोसिस। फिर क्या है, प्लानिंग। फिर क्या है, प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या होता है, तो मेकिंग ए प्लान ऑफ एक्शन, फाइंडिंग द अल्टरनेटिव सोल्यूशन। कहने का मतलब क्या है कि आप प्लान बनाओगे, व्हाट यू विल डू, आप प्लान बनाओगे, पेशेंट की प्रॉब्लम मद्देनजर रखकर आप प्लान बनाओगे कि पेशेंट को हमको कौन सी केयर देनी है, चाहे इसके साथ हमको ऐसे कौन से प्रोसीजर्स करने हैं जिससे इसके हेल्थ में रिकवरी है। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन कहने का क्या तात्पर्य है, तो इम्प्लीमेंटेशन कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भी आपने प्लान किया है उसको आप क्या करोगे, आप इम्प्लीमेंट करोगे। मीन्स जैसे कि पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। जो जो प्रोसीजर आपने सोचा है, जो जो मेडिकेशन आपने सोची है, जो जो
स्टेप्स आपने सोचे वो कि आप पेशेंट के साथ आप वो परफॉर्म करोगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। जो आपने सोचा वो आप अब करोगे। नेक्स्ट क्या है, लास्ट, एवेल्युएशन। एवेल्युएशन तो आप लोग सब समझ रहे हो। एवेल्युएशन कहने का मतलब है एवेल्युएट करना। क्या, एवेल्युएट, असेस करना। जैसे कि जो हमारा हमने जो जो चीज़ें की, मीन्स उसे प्लान किया फिर इम्प्लीमेंट किया, तो उसका आउटकम क्या निकला, उसकी तथ्यता को अब हम लोग, क्रेडिबिलिटी को हम लोग जांचेंगे कि जो हमने किया वो सही किया कि नहीं। वो कैसे पता लगेगा, जब हम लोग इवेल्युएट करेंगे, जब हम लोग मूल्यांकन करेंगे, तो हमको पता लगेगा कि हमने जो जो स्टेप्स उठाए थे वो सही थे कि नहीं थे। क्या करें, इवेल्युएट द रिजल्ट वेदर द प्रॉब्लम सॉल्व, कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये था हमारा क्या, स्टेप्स इन नर्सिंग प्रोसेस। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं समझे तो एक बार और रिवाइंड करके देख लो। सो फ्रेंड्स, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की क्लास में हमने क्रिटिकल थिंकिंग की बात की कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, उसका डेफिनेशन हमने देखा, इंपॉर्टेंस देखा, 4 फेज देखे, और फिर कम्पिटेंसी की बात की, फिर एटीट्यूड इन क्रिटिकल थिंकिंग की बात की। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि नर्सिंग प्रोसेस के ओवरव्यू को देखा। ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस पूरा नहीं देखा अभी हमने, नर्सिंग प्रोसेस के ओवरव्यू को देखा, जिसमें हमने उसके डेफिनेशन की बात की, नेक्स्ट पर्पस, देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, एंड द नेक्स्ट द स्टेप्स, जो कि कितने स्टेप्स थे, 5 स्टेप्स थे। अब इन्हीं 5 स्टेप्स पे अलग अलग मैं 5 वीडियोस बनाऊंगा कि जिससे आपको इन 5 स्टेप्स को और अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझने में हेल्प हो। तो आई होप जो आज की क्लास से आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी, आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। और अभी भी अगर कुछ रह गया हो, अगर रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या पर्सनली मुझे मेरे एसएस नर्सिंग क्लासेस के इंस्टा पेज पे आप मुझे डीएम कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो यू कैन आल्सो कमेंट इन कमेंट बॉक्स। सो फ्रेंड्स, ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।